नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जनता टीवी पर। मैं हूं आपके साथ दुर्गा शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त बड़ी और अहम जानकारी के साथ। बड़ी खबर से आपको रूबरू करा देते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी ये बड़ी और अहम जानकारी। कल होगा पहले चरण का मतदान। 18 जिलों की 121 सीटों पर डाले जाएंगे ये वोट। बड़ी खबर, अहम जानकारी बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी। मौजूदा सरकार के 14 मंत्री मैदान में उतरेंगे कल और कई दिग्गजों की किस्मत ईवीएम में हो जाएगी कैद। 11 नवंबर को दूसरे चरण का मतदान होना है और 14 नवंबर को नतीजे सामने आएंगे। विधानसभा चुनाव के ये नतीजे 14 नवंबर को देखने को मिलेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी और अहम जानकारी। बड़ी खबर, जहां कल पहले चरण का बिहार में मतदान होना है। तमाम मतदाता वोट के लिए निकलेंगे और 18 जिलों के 121 सीटों पर मतदान करेंगे। मौजूदा सरकार के 14 मंत्री कल मैदान में है। पहले चरण की वोटिंग होनी है। कई दिग्गजों की किस्मत कल ईवीएम में कैद हो जाएगी और वहीं 11 नवंबर को दूसरे चरण का मतदान होना है। 14 नवंबर को नतीजे सामने आ जाएंगे। ये अहम जानकारी। बड़ी खबर बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी, जहां कल पहले चरण का मतदान होना है। कई मतदाता निकलेंगे और अपने मनपसंद पार्टी को यहां पर चुनाव देते हुए नजर आएंगे। 18 जिलों की 121 सीटों पर मतदान होना है और अगले दिन यानी कि कल पहले चरण का मतदान होगा, जिनमें की 14 मंत्रियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी और वहीं 11 नवंबर को दूसरे चरण का मतदान होना है और 14 नवंबर को नतीजे सामने आएंगे। समस्तीपुर के मोहिउद्दीन नगर विधानसभा क्षेत्र के मोहनपुर में जेएमआरडी कॉलेज मैदान में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की चुनावी जनसभा थी। तेजस्वी यादव के मंच पर आने से पहले एक आरजेडी कार्यकर्ता के बच्चे ने मंच से कुछ विवादास्पद और आपत्तिजनक बातें कही, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तेजस्वी भैया के बोलल गोली कहियो ना गाड़ी जाय छै के चौरी के लठिया लेके घुमा छिए त गाजी गवार गे बने नहीं सीएम तेजस्वी भैया के त कट्टा लेके घुमबो ना त कहियो लगता। बहुत धन्यवाद इस छोटे बच्चे। तो वहीं इसको लेकर जेडीयू मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार की प्रतिक्रिया भी अब सामने आई। उन्होंने कहा कि आरजेडी नेताओं ने बच्चे की ओर से इस तरह का बयान दिलवाया, जो कि काफी शर्मनाक है। के ताली बजा रहा है, ये भाषाई लंपट है। ये लोग चुनाव आयोग अविलंब संज्ञान ले, ऐसी भाषा का इस्तेमाल राष्ट्रीय जनता दल के मंच पर किया जा रहा है, जहां कट्टा, लाठी, गमछी और बेटी के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी, यह शर्मसार करने वाला है। लेकिन ये लोग को शर्म का एहसास कहाँ है। आरजेडी की सभा में बच्चे की ओर से कट्टे पर गाए गए गाने को लेकर सत्ता पक्ष आरजेडी पर निशाना साधा और इसे आरजेडी की संस्कृति बता रहे हैं। इस पर आरजेडी के सांसद मनोज झा ने पलटवार किया। कितने बेशरम लोग हैं। प्रधानमंत्री जी कट्टा बोल रहे हैं। इस देश में किसी प्रधानमंत्री को कट्टा बोलते हुए सुना? आप लोग को हो क्या गया है? प्रधानमंत्री कट्टा बोलता है और आप सवाल नहीं पूछते हैं। एक बच्चा प्रधानमंत्री को कॉपी करता है, आप उस पर सवाल कर रहे हैं। पीएम से पूछो। केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन और ललन सिंह ने उनकी टिप्पणी को लेकर एफआईआर दर्ज होने पर कहा, चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था है, हम सब चुनाव आयोगों का सम्मान करते हैं। और इसके साथ ही उन्होंने आगे कहा, जिस वीडियो की ये बात हो रही है उसे अगर पूरा सुना जाएगा तो पता चल जाएगा कि आरजेडी ने जो ट्वीट किया है वो भ्रामक है। देखिए, एक तो जो ट्वीट हुआ है, कई तरह के ट्वीट हुए हैं और जो ट्वीट हुए हैं उसके आधार पर चुनाव आयोग के निर्देश पर एफआईआर दर्ज हुआ है। चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था है, निष्पक्ष है। हम सब लोग चुनाव आयोग का सम्मान करते हैं और जिस वीडियो की बात हुई है
उस वीडियो को अगर कोई पूरा सुनेगा तो जो ट्वीट आरजेडी ने किया है वो भ्रामक है। जिस गांव की ये वीडियो है, उस गांव में आरजेडी के एक दबंग नेता रहते हैं। वो दबंग नेता लोगों को, गरीबों को डरा धमका के बूथ पर नहीं जाने देते। मैंने यही कहा कि ये नेता अगर गरीबों को डराएं धमकाएं तो गांव के लोग उनको घेर के बंद करिए, और अगर वो मतदान करने के लिए जाना चाहें तो उनको चुनाव बूथ पर मतदान कराइए और मतदान करा के उनको फिर से घर में रहने पर मजबूर करिए। बिहार में पहले चरण के लिए चुनाव प्रचार मंगलवार शाम थम गया है। अब गुरुवार को 6 नवंबर के पहले चरण के लिए मतदान होना है। गुरुवार को होने वाला बिहार चुनाव 2025 का पहला चरण नीतीश कुमार की सत्ता, तेजस्वी यादव की रणनीति और गठबंधनों की एकजुटता, तीनों की अग्नि परीक्षा बन गया है। 121 सीटों पर 1314 उम्मीदवारों के बीच सीधी जंग सिर्फ एनडीए और इंडिया ब्लॉक की नहीं, बल्कि सत्ता बनाम असंतोष और पुरानी राजनीति बनाम युवा जोश की नई चुनौती भी है। बिहार चुनाव के पहले चरण का रण तैयार, खूब हुई तैयारी, अब जनता की बारी। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण का रण पूरी तरह सज चुका है। कुल 18 जिलों की 121 सीटों पर मतदान 6 नवंबर को होगा और 3 करोड़ 75 लाख से अधिक मतदाता 1314 उम्मीदवारों की किस्मत तय करेंगे। इनमें 122 महिला प्रत्याशी भी चुनावी मैदान में हैं। इस चरण की अहमियत इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि नीतीश मंत्रिपरिषद में शामिल करीब आधे मंत्रियों की परफॉर्मेंस की परीक्षा इसी फेज में होनी है। पहले फेज का चुनाव राज्य के दोनों प्रमुख गठबंधनों के लिए सियासी दिशा तय करने वाला चरण माना जा रहा है, क्योंकि एनडीए बनाम महागठबंधन के सीधे टकराव का सियासी सीन बनता दिख रहा है। किस दल से कितने प्रत्याशी मैदान में? बिहार चुनाव के पहले चरण में कुल 121 सीटों पर लड़ाई बेहद दिलचस्प बन गई है। एनडीए गठबंधन ने इस चरण में 121 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। इनमें बीजेपी के 48 प्रत्याशी, जेडीयू के 57 प्रत्याशी, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के 14 प्रत्याशी और राष्ट्रीय लोक मोर्चा आरएलएम के 2 प्रत्याशी मैदान में हैं। वहीं दूसरी ओर महागठबंधन ने 121 सीटों पर 127 उम्मीदवार उतारे हैं। इनमें आरजेडी के 73 प्रत्याशी, कांग्रेस के 24 प्रत्याशी, भाकपा माले के 14 प्रत्याशी, वीआईपी पार्टी के 5 प्रत्याशी, माकपा मार्क्सवादी के 3 प्रत्याशी, भाकपा के 5 प्रत्याशी और आईआईपी के 3 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। फर्स्ट फेज में तीसरी ताकतों का भी जलवा। मुख्य मुकाबले से अलग तीसरी सियासी धुरी भी तेजी से उभर रही। असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम इस बार पहले चरण में 8 सीटों पर लड़ रही, जबकि चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी और स्वामी प्रसाद मौर्य की संगठन पार्टी ने भी अपने प्रत्याशी उतारे। इसके अलावा प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी इस फेज में 119 सीटों पर मैदान में है, यानी लगभग हर सीट पर उसने मुकाबले को त्रिकोणीय या चतुष्कोणीय बना दिया है। जेडीयू के लिए निर्णायक है पहला चरण। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए यह चरण बेहद अहम माना जा रहा है। वर्ष 2020 में उनकी पार्टी के जो 43 विधायक जीत कर आए थे, उनमें से 23 विधायक इसी पहले चरण की सीटों से चुने गए थे, यानी जेडीयू की आधी से अधिक राजनीतिक ताकत यहीं से निकलती है। अब जबकि 20 साल से शासन की सत्ता विरोधी लहर और नई पीढ़ी की आकांक्षाओं से नीतीश का सामना है, ऐसे में यह चरण उनके लिए राजनीतिक अस्तित्व की परीक्षा बन गया है। तेजस्वी यादव के लिए भी रेपुटेशन फेज। तेजस्वी यादव और महागठबंधन के लिए भी यह फेज बेहद महत्वपूर्ण है।
पिछली बार जिन 121 सीटों पर चुनाव हुए थे, उनमें से 61 सीटें इंडिया ब्लॉक के हिस्से में गई थी। अब जब महागठबंधन में सहयोगी दलों के बीच सीट बंटवारे पर असंतोष दिखा और कई जगहों पर फ्रेंडली फाइट चल रही है, तब यह चरण तेजस्वी की रणनीति और पकड़ दोनों की परीक्षा बनेगा। पिछली बार अकेले मैदान में उतरने वाले चिराग पासवान इस बार एनडीए के साथ लौट आए और उपेंद्र कुशवाहा की वापसी ने भी जेडीयू को जातीय गणित के लिहाज से राहत दी है। दोनों नेताओं का साथ मिलना एनडीए के लिए खासकर दक्षिण और मध्य बिहार में काउंटर बैलेंसिंग फैक्टर का काम करेगा। हालांकि मुकाबला एनडीए और महागठबंधन के बीच सीधा दिखता है, लेकिन तीसरी पंक्ति के रूप में उभर रही जनसुराज, एआईएमआईएम और तेज प्रताप यादव कई सीटों पर निर्णायक या वोट कटवा की भूमिका निभा सकते हैं। इससे पारंपरिक जातीय समीकरणों में इधर उधर होना तय है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का पहला चरण सिर्फ वोटों की लड़ाई नहीं, बल्कि सियासी संतुलन और भविष्य की सरकार की दिशा तय करने वाली परीक्षा बन गया है। यह चरण मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव दोनों के लिए पॉलिटिकल लिटमस टेस्ट साबित होने वाला है। वजह साफ है, यहीं से नीतीश की सत्ता की नींव सबसे मजबूत रही और यहीं से तेजस्वी के गठबंधन ने पिछले चुनाव में सबसे ज्यादा सीटें जीती थी। अब जब दोनों ओर से गठबंधन के भीतर असंतोष और बाहर से चुनौती दोनों मौजूद हैं, तो यह फेज तय करेगा कि बिहार की सियासत किस करवट बैठेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। बिहार चुनाव के पहले चरण के लिए प्रचार थम चुका है। इस बीच ओपिनियन पोल और सर्वे का दौर भी लगातार जारी है। बिहार चुनाव को लेकर आईएएनएस मेट्राइज सर्वे में चौंकाने वाले नतीजे सामने आए, जिससे कि महागठबंधन की मुश्किलें बढ़ती नजर आई है। क्या कहता है बिहार विधानसभा चुनाव का सबसे ताजा सर्वे, देखिए रिपोर्ट। बिहार में एनडीए को बम्पर बहुमत का अनुमान। आईएएनएस मेट्राइज सर्वे में सामने आए चौंकाने वाले नतीजे। बिहार की 243 सीटों पर 2 चरणों में वोटिंग होनी है। पहले चरण में 121 सीटों पर 6 नवंबर को वोट डाले जाएंगे, जबकि दूसरे फेज में 122 सीटों के लिए 11 नवंबर को मतदान होंगे। वही चुनाव के नतीजे 14 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। पहले चरण के लिए चुनाव प्रचार थमने के साथ ही आईएएनएस मेट्राइज का सर्वे सामने आया है। इस सर्वे में बिहार में किसके सिर पर सत्ता का ताज सजेगा, इसको लेकर राज्य की जनता की राय ली गई है। मेट्राइज सर्वे के मुताबिक बिहार में एक बार फिर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए की सरकार बन सकती है, जबकि सर्वे के नतीजों में महागठबंधन को झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। सर्वे के मुताबिक राज्य की 243 सीटों में से एनडीए को 153 से 164 सीटें मिल सकती हैं। वहीं इंडी गठबंधन को 76 से 87 सीटें मिलने का अनुमान है। सिर्फ बीजेपी को 80 से ज्यादा सीटें मिलने का अनुमान। सर्वे के अनुसार भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा 83 से 87 सीटें मिलती नजर आ रही है, जबकि जेडीयू को 61 से 65 सीटें, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर को 4 से 5 सीट, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को 4 से 5 और उपेंद्र कुशवाहा के राष्ट्रीय लोक मोर्चा पार्टी को 1 से 2 सीट मिल सकती है। महागठबंधन की बात करें तो सर्वे में राजद को सबसे ज्यादा 62 से 66, कांग्रेस को 7 से 9, सीपीएस एमएल को 6 से 8, विकासशील इंसान पार्टी को 1 से 2 सीटें मिलती दिख रही है। इसके अलावा सर्वे में अन्य दलों पर नजर डालें तो असरुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को 1 से 2, प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी को 1 से 3 सीट मिलने का अनुमान है। वहीं अन्य को 0 से 4 सीट मिल सकती है। वहीं बिहार चुनाव में वोट शेयरिंग प्रतिशत की बात करें तो एनडीए को 49% और इंडी गठबंधन को 48% वोट मिलने का अनुमान है। एनडीए गठबंधन के अंदर आने वाली भारतीय जनता पार्टी भाजपा को सबसे ज्यादा 21% वोट मिलने का अनुमान लगाया गया है, जबकि एनडीए में शामिल अन्य दल जेडीयू को 18%, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा यानी हम को 2%, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास
वो 6% और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा RLM को 2% वोट मिलने का अनुमान है। इसी तरह से IANS मेट्राइज सर्वे के आंकड़े में एनडीए के खाते में कुल 49% वोट मिलने का अनुमान जताया गया है। महागठबंधन की बात करें तो IANS मेट्राइज सर्वे के अनुसार राष्ट्रीय जनता दल राजद को 22% वोट मिलने का अनुमान जताया गया है। इसके अलावा इंडी गठबंधन में शामिल कांग्रेस को 8%, CPM ML को 5%, CPI को 1%, CPM मार्क्सवादी को 1% और मुकेश सैनी को VIP को 1% वोट मिलने का अनुमान है। इसके साथ ही सर्वे में प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज को 4%, AIMIM को 1% और अन्य को 8% वोट मिलने के अनुमान जताए गए हैं। IANS मेट्राइज का सर्वे 10 अक्टूबर से 3 नवंबर के बीच किया गया है। इसमें बिहार के 73,287 लोगों के राजनीतिक मिजाज को जानने की कोशिश की गई है। सर्वे में 38,109 पुरुषों, 19,787 महिलाओं और 15,390 युवाओं को शामिल किया गया है। एजेंसी का दावा है कि उसके सर्वे में मार्जिन ऑफ एरर ±3% हो सकता है। हालांकि ये सिर्फ एक सर्वे है, अंतिम नतीजे नहीं, लेकिन ये सर्वे साफ इशारा कर रहा है कि बिहार में एनडीए की धमाकेदार वापसी होने जा रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि 14 नवंबर को चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद ये सर्वे कितना सही साबित होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। चलिए अब आपको सीधा लिए चलते हैं बिहार के वजीरगढ़, जहां पर की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। ये मनुष्य तो ज्ञान, मुक्ति और अध्यात्म की प्राप्ति के लिए इस धरा पर आता ही है। सनातन धर्म की हमारी परंपरा है कि स्वर्ग लोक के पितर भी इसी धरती पर आकर के तृप्त होते हैं और इसलिए इस धरती को कोटि कोटि नमन करता हूं। आप सभी को कार्तिक पूर्णिमा की बधाई देता हूं। गुरु नानक देव जी का पावन प्रकाश पर्व भी है। सभी सिख बंधुओं को भी कोटि कोटि बधाई देता हूं। बहनों और भाइयों, बिहार जिसका अपना गौरवशाली इतिहास है, मैंने जो कहा ना, आचार्य चाणक्य ने अपने नीति संबंधी सभी कार्यों का शुभारंभ इसी बिहार की धरती से किया था। ये वही बिहार है जिसने भारत को, समृद्ध भारत और भारत को स्वर्ण युग की ओर लेकर के गया था। एक समृद्ध ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जिस बिहार की हो, एक से एक महापुरुष जिस बिहार ने दिए हो, देश के अंदर आजादी की पूरी लड़ाई में बिहार बढ़ चढ़ करके भाग लिया, जिस बिहार ने देश को पहला राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के रूप में दिया हो, जिस बिहार ने लोकनायक जयप्रकाश नारायण को दिया हो और जिस बिहार ने जननायक कर्पूरी ठाकुर को दिया हो, वह बिहार अपनी पहचान के लिए क्यों मोहताज हुआ? बहनों और भाइयों, पहले कांग्रेस ने, फिर आरजेडी ने यहां लूटा, पहचान का संकट खड़ा किया, नौजवानों के रोजगार को छीना, अन्नदाता किसानों को बदहाल करके रख दिया, गरीबों को योजनाओं का लाभ नहीं दिया,
विकास का पैसा अपने परिवार के विकास में लगा दिया। परिणाम क्या था? सब कुछ चौपट था। नक्सलवाद फैलता गया, माओवाद फैलता गया, माफियावाद फैलता गया और सत्ता के समानांतर माफियाओं की सरकार चलने लग गई। बहनों और भाइयों, जिस बिहार ने भारत को नेतृत्व दिया था, कांग्रेस और आरजेडी ने उस बिहार के सामने, उस बिहार के नौजवानों के सामने, बिहार के नागरिकों के सामने पहचान का संकट खड़ा किया। अन्नदाता किसानों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया। बेटी और बहन के ऊपर सुरक्षा का संकट खड़ा किया। और जब भी कानून व्यवस्था खराब होती है तो युवा परेशान होता है रोजगार के लिए, बहन और बेटी सुरक्षा के लिए परेशान होती है, व्यापारी अपना व्यापार समेट करके पलायन करता है, बाहर का कोई निवेशक नहीं आता है और परिणाम होता है विकास बाधित हो जाता है। बहनों और भाइयों, आज जब प्रातः में गया के लिए लखनऊ से चल रहा था, वहां पर मैंने एक कार्यक्रम किया। उत्तर प्रदेश में आरजेडी और कांग्रेस का एक पार्टनर है समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी का एक वहां पर माफिया था जो उसका शागिर्द रहता था। उस माफिया ने लखनऊ में समाजवादी पार्टी की सरकार के समय एक नहीं, गरीबों की जमीन पर और सरकारी जमीन पर 4 किले नुमे मकान बना डाले थे। हमारी सरकार आई, मैंने पूछा, भाई ये 4 किले नुमा बड़े बड़े बंगले किसने बनाए हैं? तो लोगों ने कहा कि फलाने ने। मैंने कहा, भाई ये तो कुख्यात माफिया है। लोगों ने कहा हां। तो मैंने कहा फिर बुलडोजर की कार्रवाई हो जाए ना। और बहनों और भाइयों, आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, हमने उस जमीन को पहले प्लेन किया और फिर उसी जमीन पर गरीबों के लिए आसियाना हाई राइज बिल्डिंग बना करके, ऊंची बिल्डिंग बना करके गरीबों के आवास बना दिए गए। और आज प्रातः कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर जब लोग गंगा स्नान कर रहे थे, पवित्र नदियों में स्नान कर रहे थे, तब मैं लखनऊ में उन गरीबों को आवास का पट्टा दे रहा था, आवास उपलब्ध करवा रहा था। बहनों और भाइयों, जो काम उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी करती थी, कमोवेश वही काम कांग्रेस और आरजेडी के लोग बिहार में करते थे। और इसलिए इनका उपचार केवल एनडीए है। एनडीए याद करिए ना, ये लोग आपको लड़ाते थे, या आपको लड़ाते थे जाति के नाम पर। जाति सेना खड़ी खड़ी करके इन्होंने पूरे बिहार को पहचान के संकट के दौर से गुजारा था। बहनों और भाइयों, जब भी बटेंगे तो इनको तो, ये जो समाजवादी पार्टी है ना, ये आरजेडी की पार्टनर है, कांग्रेस की पार्टनर है यूपी में। इन लोगों को परेशानी होती है
कि बीजेपी की डबल इंजन की सरकार नाम क्यों बदल देती है। हमने कभी नाम इसलिए बदल देते हैं जिसके नाम के अनुरूप काम किया जा सके। जैसे फैजाबाद का नाम हमने अयोध्या किया क्योंकि अयोध्या ही वास्तविक नाम था। हमारा पौराणिक नाम अयोध्या था। भगवान राम का जन्म अयोध्या में हुआ था। फैजाबाद तो विदेशी आक्रांताओं का प्रतीक था। गंगा यमुना का जहां संगम होता है उसका नाम प्रयागराज था। मुगल काल में इलाहाबाद कर दिया, हमने फिर से पलट करके प्रयागराज कर दिया। समाजवादी पार्टी को इसमें भी परेशानी है, कहती अयोध्या नाम क्यों कर दिया, प्रयागराज नाम क्यों कर दिया। और यहां पर कांग्रेस को परेशानी होगी कि कहीं वीरेंद्र सिंह जी वजीरगंज का नाम न बदल दे। बहनों और भाइयों, अगर हमें आगे बढ़ना है तो विरासत का भी सम्मान करना पड़ेगा। अपनी विरासत को सम्मान कर देना पड़ेगा। अपने पूर्वजों के गौरव पर गौरव की अनुभूति करनी होगी। और यही कारण है भारत का हर सच्चा भारतीय राम को अपना पूर्वज मानता है। याद करिए ना, कांग्रेस, सपा, आरजेडी जब राम मंदिर का विरोध कर रही थी तब भी राम भक्त एक ही नारा लगाते थे, राम लला हम आएंगे मंदिर, लाठी गोली खाएंगे, यही नारा लगता था। कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में क्या कहा राम हुए ही नहीं। यानी जैसे कांग्रेस का ही खानदान पैदा हुआ है, बाकी और हुए ही नहीं। बहनों और भाइयों, ये लोग राम को नकारते हैं, कृष्ण को नकारते हैं, भगवान विष्णु को नकारने लग जाएंगे, ये हिंदुओं को भी नकार देंगे। इसलिए जब वो हमको नकारेंगे तो हमें भी इनको नकार देना चाहिए। आरजेडी ने राम मंदिर के रथ को रोक दिया था और समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में राम भक्तों पर गोलियां चला करके अयोध्या को लहूलुहान। लोग जब आए उत्तर प्रदेश में, डबल इंजन की भाजपा की सरकार आई, हमारा जो संकल्प था, राम भक्तों का जो संकल्प था, लोग कहते थे क्या मंदिर बन जाएगा, हम कहते थे जरूर बनेगा। लोग कहते कब बनेगा, अरे हमने कहा काम तो थोड़ा करने दो। और आज आप देखते होंगे अयोध्या में राम मंदिर, भव्य राम मंदिर का निर्माण हो गया ना। कोई संदेह है क्या, कोई संदेह है क्या? अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण भी हो गया है, काशी में काशी विश्वनाथ धाम का निर्माण भी हो गया है, मथुरा वृंदावन में भी हम लोग ऐसे ही कार्य कर रहे हैं। हर तीर्थ को ऐसे ही सजा रहे हैं, कोई भेदभाव नहीं, सारे तीर्थ सजेंगे। और ये लोग, ये सपा के लोग क्या करते थे, ये लोग पैसा हमारा और उस पैसे को देते थे कब्रिस्तान की बाउंड्री के लिए। हमने कहा ये पैसा कब्रिस्तान के लिए नहीं जाएगा, ये पैसा मंदिरों के सुंदरीकरण के लिए जाएगा, तीर्थों के सुंदरीकरण के लिए जाएगा, हिंदू श्रद्धालुओं के सुविधा के लिए जाएगा, गरीबों के लिए आवास बनाने में खर्च होगा, गरीबों के लिए शौचालय बनाने में खर्च होगा। बहनों और भाइयों, क्या नहीं हो सकता, करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। आप याद करिए, मोदी जी ने 11 वर्ष में कैसे भारत का कायाकल्प करके रख दिया है। पहले बिहार में 2005 के पहले क्या था, पहचान का संकट था, अपराध था, माओवाद और नक्सलवाद था,
जातीय संघर्ष था। बिहार के नाम पर और उत्तर प्रदेश के नाम पर देश और दुनिया में कोई सम्मान नहीं देता था। अकेले लालू जी के शासन में बिहार के अंदर 60 से अधिक जातीय नरसंहार हुए थे। 30,000 से अधिक अपहरण की घटनाएं घटित हुई थी। व्यापारी सुरक्षित नहीं, डॉक्टर सुरक्षित नहीं, इंजीनियर सुरक्षित नहीं, कोई भी संभ्रांत व्यक्ति सुरक्षित नहीं। बिहार के 30 से 40% लोगों ने गोरखपुर में, वाराणसी में अगर आप देखेंगे 40% आबादी बिहार के लोगों की, क्योंकि उस समय जंगल राज था,